अनअकैडमी। आज का जो दिन है हमारे देश की जुडिशरी का एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 ऐसे नोटेबल लैंडमार्क जजमेंट जिसका वो पार्ट रहे या जिसको उन्होंने प्रोनाउंस किया, यानी कि उनके इंटायर करियर में ये ऐसे कौन से 7 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वाइडली पॉपुलर जजमेंट्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से जजमेंट्स हैं। ये ना केवल आपकी जनरल नॉलेज को एनहांस करेगा बल्कि उसके साथ ही साथ वो सारे लोग जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। प्रांजल सिंह मेरा नाम है और प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। मेरी क्लासेस के पीडीएफ, रेगुलर अपडेट्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला केस, सीधे हम केसेस पे आ रहे हैं, 7 केसेस। सबसे पहला केस जो हमारे पास है वो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से जुड़ा हुआ। अगर आप हमारे इस पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में या इस दशक में किसी से पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए या पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए सबसे बड़े फैसलों में कौन से फैसले हैं, तो वो लोग आर्टिकल 370 का नाम जरूर लेंगे। इसलिए सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का, जो इन रे यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था जिसका पार्ट जस्टिस संजीव खन्ना भी थे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। यह पर्टिकुलर केस जुड़ा हुआ था आर्टिकल 370 से। हम सब ये बात जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये बात थी, और हमें यह बात भी बहुत अच्छे से पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से हमारे देश में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। यही वो कारण था कि सभी बेयर एक्ट्स में जो अमेंडमेंट हुए और जो सेक्शन नंबर 1 है उसके अंदर बदलाव किया गया और बोला गया कि दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया। अब इस चीज में आर्टिकल 370 को परमानेंट नहीं बताया गया इस पर्टिकुलर जजमेंट में। उसके साथ ही साथ बोला गया कि इसका जो एब्रोगेशन किया गया, यानी कि इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उसको जो हटाया गया, वो कंप्लीटली लीगल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात की जो बाइफर्केशन है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, वो भी क्या है, वो अभी तक अनडिसाइडेड छोड़ा गया। अब इस परिस्थिति में जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना ओपिनियन लिखा। उन्होंने जो आपका ओपिनियन जो उन्होंने रोट डाउन किया वो ये था कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है और ये आपका सोवरेनिटी को दिखाता नहीं है। यानी कि आर्टिकल 370 जो था वो एक एसिमेट्रिक प्रावधान था जो कि फेडरलिज्म की तरफ बात करता था, और वो भी उसकी बात प्रॉपर्ली नहीं करता था। ये कहीं से भी जो आपका सोवरेनिटी का प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता था। इसीलिए जो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है वो क्या नहीं करता, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने कॉग्निजेंस लिया था और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर्टिकुलर मामले को सुना था। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट केस आता है, इसने हमारे देश के इलेक्शन स्ट्रक्चर को बदला, और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इसका भी पार्ट थे। हमारे देश में अगर आपको ना पता हो तो एक स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने केसेस को फाइट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो आपकी धनराशि है वो एक्सेप्ट कर सकती थी, यानी कि एक तरह से डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती थी। और बीच में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई कि इससे जो हमारे देश में इलेक्शन प्रोसेस है उसमें करप्शन और ब्लैक मनी बढ़ रहा है। इस चीज को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पे भी 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पूरे के पूरी पूर्व सहमति से इसमें जजमेंट दिया, जिसका पार्ट थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। अब यहां पे क्या आया सर, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया और यह बोला कि यह कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यह राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्री स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो दी गई है उन दोनों को वायलेट करता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि उस बॉन्ड को इशू करता था उसको डायरेक्ट किया गया था कि उसको क्या करना है, जितने भी लोगों ने बॉन्ड परचेज किए हैं उनके नाम को डिस्क्लोज करना है पूरी डिटेल्स के साथ अप्रैल 12, 2019 तक। अगर आपको याद ना हो तो 2019 के जो भी मतलब 2019 से जो भी चीजें चल रही थी उस चीज के बारे में चर्चा शुरू हुई। एसबीआई ने इस बात को प्रेशराइज किया कि हम थोड़ा सा लेट करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्सट्रीम प्रेशर के बाद एसबीआई ने वो डिटेल्स को रिलीज किया था। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी ये उस टाइम की, क्योंकि पूरा प्रेस, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश के सभी स्टेक होल्डर्स सब इसी की बात कर रहे थे और अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह से फंड मिले। उसके बाद यहां पे जस्टिस जो संजीव खन्ना है उनका क्या रोल था, उन्होंने अपना कनकरिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि कोई डोनर की प्राइवेसी नहीं होती है अगर वो बैंक के थ्रू दी जाए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो आइडेंटिटी है वो नोन है बैंक को। और उन्होंने क्या बोला कि सर अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग इससे जो है आपका रिटेलिएट करेंगे, उस फियर से हम जस्टिस देने से कभी नहीं रुक सकते। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा तीसरा केस। तीसरा जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो खुद चीफ जस्टिस के ऑफिस से जुड़ा हुआ है। जी हां, और यह फैसला तब लिया गया था जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना नहीं थे। यह फैसला क्या है? बहुत ज्यादा लैंडमार्क फैसला, जो कि बात करता है सीपीआईयू सुप्रीम कोर्ट वर्सेस शुभांश चंद्र अग्रवाल, जो कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है, जिसको यूनानिमसली 5 जजों ने सहमति से चुना था। अब आपको पता है हमारे देश में एक आरटीआई का मैकेनिज्म है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आप इस आरटीआई के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से पूछ सकते हैं कि कितने पैसे आपको मिले सरकार से, आपने उस पैसे को कहां लगाया। आप अपने जो जिला है उसके एसडीएम से पूछ सकते हैं कि आप हमें यह बताइए कि आपने क्या क्या काम किया, आपको जो काम अलॉट किया गया था 6 महीने पहले वो कैसे नहीं हुआ। ये सारे सवाल आरटीआई में कवर हो जाते हैं। लेकिन क्या आरटीआई हमारे देश के चीफ जस्टिस से भी पूछी जा सकती है? इस बात पे सवाल उठा और केस का नाम मैंने आपको बता दिया। चीफ जस्टिस खन्ना इस बेंच का भी पार्ट थे। यहां पे सवाल यह उठा कि जो चीफ जस्टिस का कोर्ट है, चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है, क्या वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है? और इसमें उन्होंने जवाब दिया कि सीजेआई का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसीलिए आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत कवर होगा। और उन्होंने बोला कि आरटीआई जो है वो क्या होगी, वो सर पुट करी जा सकती है चीफ जस्टिस के ऑफिस में सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। बस 2 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजों को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि रीजनेबल हर जगह पे होता है। अब चीफ जस्टिस के कोर्ट को अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया है जो कि क्लोज एनवेलप में सबमिट किए गए, तो डेफिनेटली हम आरटीआई डाल के चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकते कि उस एनवेलप में क्या है। यहां पे चीफ जस्टिस खन्ना ने अपने जो आपका मेजॉरिटी ओपिनियन है उसका पार्ट लिया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अफर्म किया दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग को, जो कि बताता था कि आरटीआई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एप्लीकेबल है। उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को उन्होंने कैसे दिखाया, उन्होंने बोला जुडिशियल इंडिपेंडेंस सीक्रेसी को इक्वल नहीं करता है और आरटीआई जो है वो क्या करती है, पब्लिक की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है जुडिशरी में। तो इस बात का उन्होंने सपोर्ट किया और ये भी उनके टेन्योर का एक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट था। अगला हमारा जो केस है वो कौन सा है सर? अगला हमारा केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ये अभी भी कुछ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये और भी ज्यादा करंट अफेयर का पार्ट हो चुका है। किसके बारे में बात करता है ये, क्या आपको याद है? अभी मैं बता देता हूं। सवाल आया आर्टिकल 142 का और सवाल आया मैरिज का। मैरिज डिस्प्यूट को लेके इतनी सारी चीजें चल रही है, बॉलीवुड सेलेब, बड़े बड़े क्रिकेट सेलेब्स, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी ने डिवोर्स फाइल किया है, डिवोर्स हमेशा न्यूज में रहता है। अब सवाल ये उठा कि क्या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके किसी ऐसे कपल को जिनका इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, यानी कि अब उनके यहां पे साथ रहने का कोई स्कोप ही नहीं बचा, क्या उनको तुरंत डिवोर्स ग्रांट कर सकती हैं? क्या उनको तुरंत सेपरेशन ग्रांट कर सकती हैं? यह सवाल पहुंचा इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुना गया और उन 5 जजों ने अपनी सहमति से क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट एक मैरिज को एक्चुअल में डिसॉल्व कर सकती है अंडर आर्टिकल 142 ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। दिस इज नॉट येट अ स्टैट्यूटरी ग्राउंड अंडर डिवोर्स लॉज। ये भले ही एक स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी प्रावधान नहीं है डिवोर्स लॉ के तहत, लेकिन ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके शादी को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैन बी वेव्ड अंडर कंडीशंस। हमें यह बात पता है कि अगर 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है ताकि एक कपल अपने आपस में डिसाइड कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको कंप्लीटली वेव ऑफ करके तुरंत डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां पे क्या किया, उन्होंने सबसे पहली बात तो इस जजमेंट को ऑथर किया। उन्होंने बोला डिवोर्स ऑन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इज नॉट अ राइट बट जुडिशियल डिस्क्रिशन। ये कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जुडिशरी का डिस्क्रिशन है कि वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पावर मस्ट बी एक्सरसाइज विद अ ग्रेट कॉशन एंड फेयरनेस। और इस तरह की पावर का इस्तेमाल हमेशा पूरी कॉशन, समझदारी और पूरे के पूरे प्रिपरेशन के साथ करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला केस। अगला केस एक और बहुत ही पॉलिटिकल केस है, लेकिन यह भी न्यूज में बना रहा, क्योंकि यह ना केवल जुड़ा हुआ था हमारे देश में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, बल्कि उसके साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ। तो इसीलिए इसको भी बहुत ज्यादा न्यूज में रखा गया। ये किसके बारे में बात करता था, अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जहां पे जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट करी थी। तो बेसिकली इंटरिम बेल दी गई थी किसको, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को। और उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया था इस केस में, ईडी मस्ट अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म अरेस्ट पॉलिसी अंडर पीएमएलए। पीएमएलए मतलब
कौन सा है सर? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यूनिफॉर्म अरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप जिस मेथड को यूज कर रहे हो लोगों को अरेस्ट करने के लिए, वो हर पर्टिकुलर केस में अप्लाई कीजिए। किसी के लिए कुछ अलग, किसी और सिनेरियो में कुछ अलग मेथड्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए अरेस्ट कैन नॉट बी मेड जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बोला कि सेक्शन नंबर 19 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, उसको कभी भी आप आधार नहीं बना सकते कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप केवल अरेस्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने की ऑब्जर्वेशंस क्या दिए? अरेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए? मटेरियल एविडेंस और रिकॉर्डेड रीजंस के बेस पे होना चाहिए। अनजस्टिफाइड रीजंस के बेस पे कभी भी किसी व्यक्ति का अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पावर टू अरेस्ट अंडर पीएमएलए इज नॉट एब्सोल्यूट, रिक्वायर्स जुडिशियल स्टैंडर्ड्स। और ये अरेस्ट करने की पावर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई है, ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये प्योरली जस्टिफिकेशन के तहत क्या है? जुडिशियल स्टैंडर्ड के तहत फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला केस आता है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। 3 जज की बेंच थी इसमें, जिसमें से एक संजीव खन्ना थे। 2:1 मेजॉरिटी के सहित यहां पे क्या दिया गया था? यहां पे जजमेंट दिया गया था, जिसमें जो चीफ जस्टिस खन्ना थे उन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। यह केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बेसिकली सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। यह सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्या आपको यह बात पता है कि यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही थी कि जब दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पार्लियामेंट एक्सेट्रा, उससे जुड़ा हुआ यह केस है। यहां पे यह आया कि ग्रीन लाइटेड कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू पार्लियामेंट एंड रीडेवलपमेंट इन दिल्ली। तो बेसिकली नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कि अब बन चुकी है, वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, उससे जुड़ा हुआ यह बात था। और डेवलपमेंट जो का काम चल रहा था दिल्ली के, जो आपका लुटियंस दिल्ली है, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जस्टिस खन्ना ने इस बात से पार्शियली डिसेंट किया और उन्होंने प्रोसीजरल ग्राउंड्स इसकी वजह बताई। उन्होंने बोला कि नो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला कि हेरिटेज कमिटी जो है उससे पहले कोई अप्रूवल नहीं लिया गया इन कंस्ट्रक्शन को करने से पहले। एनवायरमेंटल क्लियरेंस गिवन वाया नॉन स्पीकिंग ऑर्डर लैक्ड रीजनिंग। तो जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया वो भी एक कैसा ऑर्डर था? जो कि एक इनकम्प्लीट ऑर्डर था। और आखिर में बोला कि अर्ज्ड अ पब्लिक हियरिंग बिफोर प्रोसीडिंग। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि एक पब्लिक हियरिंग जैसी चीज होनी चाहिए इससे पहले कि ये प्रोसीडिंग आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास अगला केस आता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस डॉक्टर राव वीबीजे चेकियन, जहां पे सीजेआई संजीव खन्ना ने इस जजमेंट को ऑथर किया। यह तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक केस था, जिसमें एमपी एमएलए जजेस को लैंड अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ था। तो बेसिकली इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर केस में जो लैंड अलॉटमेंट थी हाउसिंग सोसाइटीज में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा को उसको क्या कर दिया गया? कंप्लीटली क्वॉश किया गया। टारगेटेड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स विद इन हैदराबाद म्युनिसिपल लिमिट्स। और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि ये जो आप हैदराबाद म्युनिसिपल लिमिट्स में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, गलत है। स्टक डाउन 2005 गवर्नमेंट मेमोरेंडा जीओएम इनेबलिंग सच अलॉटमेंट्स। और जो मेमोरेंडम निकाला गया था जो कि इस बात को क्या करता था? ऑथोराइज करता था, उसको भी स्ट्रक डाउन किया, बोला कि ये गलत है। सीजेआई संजीव खन्ना ने जजमेंट को ऑथर किया और उन्होंने क्या बोला? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज अनजस्टिफाइड। अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी चीज के अलॉटमेंट में तो वो अनजस्टिफाइड है। एम्फेसाइज इक्वालिटी इन एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज। इस बात पे बात करी गई कि इक्वालिटी जो है वो हमेशा रहनी चाहिए जब आप किसी पब्लिक रिसोर्सेज का अलॉटमेंट कर रहे हैं। और रीइंफोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ओवर पॉलिटिकल प्रिविलेज। और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमेशा प्रिवेल करेगा आपके प्रिविलेज से। इस बात को जस्टिफाई किया था इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो ये थे हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि चीफ जस्टिस खन्ना ने दिए। बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क और भी जजमेंट्स हैं जिसका वो पार्ट रहे, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके लिए कवर करूंगा। लेकिन ये कुछ नोटेबल जजमेंट्स हैं जो कि ना केवल आपको हेल्प करेंगे उनके टेनवर को समझने में, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो ये था हमारी तरफ से ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी का ऑफर जो कि इस वक्त आपके लिए अवेलेबल है 17 मई तक, आपके लिए बेस्ट ऑफर है ताकि आप अपने लोएस्ट प्राइस में जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले पाए इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जो कि 28,499। इस 28,499 को पे करके आपको मिलता है 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जहां आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन का एक्सेस है। यानी कि आप चाहें तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखें, लाइव क्लास देखें, अपने डाउट्स पूछें, उसके साथ ही साथ नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, हर एक चीज आपको मिलती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और यहां कोई एक बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप सारी की सारी बैचेस चाहे जुडिशरी हो या एपीओ, हर स्टेट की आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरा कोड PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मेरे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देता है एप्लीकेशन। अगर आप मेरे साथ अपनी तैयारी करना
करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। ये जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी का एक ब्रेन चाइल्ड है जिस पे बहुत समय से काम चल रहा था एंड फाइनली इट हैज टेकन इट्स शेप। ये बेसिकली आइकॉनिक प्रो क्या है, आपने जो सब्सक्रिप्शन इससे पहले लिया, अगर आप आइकॉनिक प्रो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको देते हैं एजुकेटर मेंटोरशिप। इसका मतलब कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को, आप पढ़ाई तो प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसको अपना मेंटोर चुन सकते हैं। अब आप इस मेंटर से अपने डाउट्स पूछिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, आप उसके साथ अपने शेड्यूल्स बनाइए। जैसे मैं जिनका मेंटोर, उनको मैं होमवर्क देता हूं वीकली, ताकि उनका काम होता रहे, उनकी शेड्यूल बने। वो लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन जो आप रोज सही लेंगे तो शायद आपकी जुडिशरी की जर्नी आसान हो जाए, वो आइकॉनिक प्रो के साथ पॉसिबल है। और अगर आप मुझे अपना एक्सक्लूसिवली आइकॉनिक प्रो मेंटोर चुनते हैं तो मैं आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता हूं, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पे, अगर आप जुडिशरी के साथ साथ और भी कुछ एग्जाम से वहां तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पे, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम से, तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो कि एलएलबी कर रहे हैं तो वहां पे भी मैं आपको हेल्प करता हूं ताकि आपकी इस जर्नी को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सके। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमने इस ऑफर को लिया तो हम ज्वाइन क्या करें, आप ज्वाइन करेंगे हमारी आरंभ बैच को। आप अपनी चॉइस से जिस बैच को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे लेटेस्ट बैच जो इस वक्त रनिंग है वो है आरंभ बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि हर स्टेट का सिलेबस खत्म होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स में, मेजर लॉ, माइनर लॉ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हर चीज कवर होगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड हो जाइए हमारी ट्रेन में और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच।